Hello friends, welcome to my channel again. Today we are going to discuss about पोसोलॉजी. पोसोलॉजी जो कि हमारे मेडिसिनल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके जब हम कोई डोज डिसाइड करते हैं ड्रग्स का तो उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कैसे डोज डिसाइड करते हैं, ये सब स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं. इस वीडियो से आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगी और इजी टिप्स मिल जाएगी कैसे हमें लर्निंग करनी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. पहले हम देखेंगे पोसोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. पोसोलॉजी ये जो वर्ड्स है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है, पोसोस एंड लोगोस. पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस. मीन्स पोसोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है उसका स्टडी किया जाता है. तो कोई भी हम ड्रग जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम डायरेक्टली ड्रग्स नहीं दे सकते. उसके लिए हमें उसकी कुछ फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं. फार्माकोपिया में जो रिप्रेजेंट किया होता है ड्रग्स वो एवरेज रेंज में दिया होता है फॉर अडल्ट पीपल. बट जब हम डोज स्मॉल चाइल्ड के लिए देंगे और ओल्डर पेशेंट के लिए देंगे तो उसके लिए हमें वो कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं. So posology, it's a branch of medical science, deals with the study of determination of appropriate dosage form. मतलब how much quantity of dose देना है पेशेंट को, इसका स्टडी किया जाता है पोसोलॉजी में. तो इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे. यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. दीज आर द 15 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच आर इन्फेक्टेड ऑन द डोजेज फॉर्म्स. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पोसोलॉजी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डोज और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डोज और ड्रग एक्शन. तो आपको उसका आंसर यही लिखना है. ये सब पॉइंट आपको पहले एनालिस्ट करने हैं ताकि आपको इजी हो जाए एक्सप्लेनेशन के लिए. तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बताए, एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से आप ड्रग दे रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है डोज डिसाइड करने के लिए. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर. और इस साइड में जो है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है क्योंकि इस पे आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज सिनर्जिज्म इफेक्ट, व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट और एंटागोनिज्म, आइडियोसिंक्रेसी, tachyphylaxis, tolerance and metabolic disturbances. So these are the very important 15 factors. ये फैक्टर्स आपको कैसे ध्यान में रखने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी. 1 by 1 हम ये अभी डिस्कस करेंगे. पहला जो फैक्टर्स है एज. डोज के ऊपर एज कैसे इफेक्ट करता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है एज पता होना डोज कैलकुलेशन के लिए. क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट जो है वो एज के अनुसार अलग अलग होता है. फार्माकोकाइनेटिक्स मीन उसका एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन जो रेट है वो एज के अनुसार अलग अलग होता है. न्यूबॉर्न जो बेबीज है उनकी जो हिपैटिक सिस्टम है, उनका लीवर है, रीनल सिस्टम है, ये पूरा डेवलप नहीं होता है, इमैच्योर होता है. तो कोई मेडिसिन जो है उनमें स्मॉल डोजेस में दी जाती है जो कि ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा दी जाती है. आपने देखा होगा पैरासीटामोल जो है उनका ड्रॉप्स बच्चों को दिया होता है, उसमें क्वांटिटी स्मॉल होती है. और ओल्डर पीपल के लिए जो टैबलेट्स में होता है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. वैसे ही एल्डर पेशेंट में हिप्नोटिक जो ड्रग्स है, जो एजेड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें हिप्नोटिक जो ड्रग्स है उनकी क्वांटिटी कम दी जाती है. अदरवाइज उनमें कंफ्यूजन तैयार हो सकता है, ये उनके ऊपर साइड इफेक्ट हो जाता है. इसलिए हिप्नोटिक्स ड्रग की क्वांटिटी एल्डर पेशेंट में कम होती है. तो जब डोज डिसाइड करेंगे तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये था फर्स्ट फैक्टर. अभी सेकंड, एज के बाद सेक्स. सेक्स के अनुसार भी मेडिसिन अलग अलग होता है. वुमेन एंड मेन में जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ फैक्टर्स है जो ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन. प्रेग्नेंट वुमेन में जो मसल रिलैक्सेंट होती है वो नहीं दी जाती है क्योंकि वो यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम्स तैयार हो सकती है. तो ऐसी मेडिसिन प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं. बार्बिचुरेट, अल्कोहल्स एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स भी प्रेग्नेंट वुमेन में प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है क्योंकि प्लेसेंटा से वो बेबी को जा सकती है और इफेक्ट हो सकता है.
सेम वैसे ही जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है, जो मदर बच्चे को फीड करती है, उनमें भी कुछ मेडिसिन अवॉइड होती है क्योंकि मिल्क के थ्रू वो बच्चे को जाके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो सेक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ बॉडी वेट, डिफरेंट बॉडी, जैसे मैंने बताया आपको चिल्ड्रंस में डोज स्मॉल होता है क्योंकि उनका वेट कम होता है, और ओबेस पर्सन में से माल न्यूट्रिशन जो पेशेंट होते हैं, जो कम वेट वाले होते हैं, उनमें भी डोज ऑफ ड्रग्स कम होता है, जो कि ओबेस पर्सन में ज़्यादा होते हैं। जो हमें ड्रग्स जो अब हमें पेन किलर देना है तो उसका डोज कम लगेगा, वही डोज आपको बफेलोज में, एलिफेंट्स में देना है तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है, उनका सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। सो बॉडी वेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बॉडी वेट के अनुसार जो डोज है वो कैलकुलेट करते हैं। चिल्ड्रंस में भी डिफरेंट बॉडी वेट के अनुसार डोज अलग होता है। उसके जो फॉर्मुलेशन से, उसका जो फॉर्मूलेस है कैलकुलेशन के, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वहाँ पे ये पॉइंट हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉडी वेट इफेक्ट करता है डोजेस के ऊपर। अभी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से हम मेडिसिन दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम आईवी रूट से दे रहे हैं, आईवी यानी सलाइन से इंट्रावेनस में डायरेक्टली हम वेन्स में मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका डोज कम लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली वेन्स में जाएगा और जहाँ पे हमें इफेक्ट चाहिए वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा। सेम वैसे ही ड्रग्स हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ड्रग्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि अदर्स पार्ट्स में एब्सॉर्ब हो जाएगा, बाद में वो एक्चुअल प्लेस पे पहुँचेगा। इसीलिए हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करना होता है जब डोज कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्ट जो है ड्रग्स का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। आईवी में हम मेडिसिन कम देंगे, ओरल में थोड़ा ज़्यादा देंगे, सबक्यूटेनियस में अलग होगा, मस्कुलर में अलग होगा क्योंकि एब्सॉर्प्शन जो है ड्रग का वो अलग अलग होगा। आईवी में डायरेक्टली वेन्स में मेडिसिन जाता है इसलिए डोज कम लगता है एज कम्पेयर टू ओरल डोज। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कौन से टाइम पे मेडिसिन ले रहे हैं, खाने के पहले ले रहे हैं या खाने के बाद ले रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने कुछ खाया है, हमारे पेट में, स्टमक में कुछ फूड है, तो जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन है वो स्लोली होता है एज कम्पेयर टू एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक में मेडिसिन ले लिया तो वो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है और हमें इफेक्ट मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि सभी मेडिसिन हमें खाली पेट ही लेनी है क्योंकि कोई जो मेडिसिन है उसके लिए हमारे पेट में फूड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो एंटासिड जो है, ऐसे एंटासिड ड्रग्स जो है जो हमें एंटासिड खाने के पहले लेनी होती है एम्प्टी स्टमक में ताकि वो एब्सॉर्ब हो जाए। वैसे ही खाने के बाद भी हमें डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, नहीं तो उसका हमें साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वो खाने के बाद लेना होता है। जैसे अर्सेनिक, आयंस, कॉड लिवर ऑयल, ये सब मेडिसिन हमें खाने के बाद लेनी होती है और एंटासिड खाने के पहले लेनी होती है। तो आपको टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब मेंशन करना है कि एम्प्टी स्टमक में जल्दी एब्सॉर्ब होता है और फूड होगा स्टमक में तो डिले एक्शन होती है। बट हर एक मेडिसिन की कंडीशन अलग अलग होती है, उसके अनुसार आपको एग्जाम्पल लिखने हैं एंटासिड और कॉड लिवर ऑयल का। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी साइकोलॉजिक पेशेंट पे ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट का ऐसे बिहेवियर होता है कि स्पेसिफिक फिजिशियन के पास जाने से आपको इफेक्ट जल्दी आता है। तब डॉक्टर्स आपकी साइकोलॉजी जो है चेक करते हैं और उसके अनुसार डोज डिसाइड करते हैं सामने वाले की साइकोलॉजी कैसी है। आपका डॉक्टर पे विश्वास है, भरोसा है कि ये इससे हमें इफेक्ट मिलता है तो आपको डोज कम लगेगा। और यदि आप मेंटली पूरा नहीं, मुझे ऐसा नहीं होगा, मुझे इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसे फिजिशियन से बात करते हैं तो आपको डोज ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। ये जो इफेक्ट है मोस्टली साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स जो होती है ज़्यादा इमोशनल होती है, इसकी वजह से फीमेल के केसेस में स्मॉल ड्रग्स लगता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये जो इसमें हमारा इमोशनल फैक्टर्स भी आ जाता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। एक्यूमुलेशन, अभी एक्यूमुलेशन मीन्स सैचुरेशन। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो कोई मेडिसिन जैसे कि इमेटिन, डिजिटैलिस, हेवी मेटल्स, ये जो
ड्रग्स है वो हमने ले लिए बॉडी में, तो उनका एक्सक्रीशन जो है यूरिन के थ्रू कम होता है। तो यदि ये मेडिसिन हम बार बार रिपीटेटिव ले रहे हो, तो पहला मेडिसिन जो है एक्सक्रीट नहीं होता, तब तक दूसरा मेडिसिन ले रहे हो तो उनका हमारे बॉडी में सैचुरेशन हो जाता है, उसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, मतलब वो हमारे बॉडी में सैचुरेट हो जाते हैं, तो इस इफेक्ट को एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अभी एडिटिव इफेक्ट इज लाइक अ एडिशन मतलब 1 + 1 = 2 एडिशन। ऐसे ही ये इफेक्ट कैसा है, जब 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर कंबाइन द इफेक्ट प्रोड्यूसेस मोर। जब एक ड्रग है सेपरेटली काम नहीं करता तो उसके साथ दूसरी मेडिसिन देने से वो दोनों का इफेक्ट कंबाइन होके हमें एक्चुअल इफेक्ट मिलता है। मतलब द इफेक्ट when 2 or more drugs are administered combined to produce the effect is greater than the single drug का जो इफेक्ट होता है उससे 1 + 1 = 2 मिल जाता है। उसका एग्जाम्पल है इफेड्रिन एंड अमाइलोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा में ये दोनों कंबाइन दिए जाते हैं, क्योंकि इफेड्रिन का जो इफेक्ट है वो उतना नहीं होता जितना हमें जरूरी है, इसकी वजह से इसके साथ अमाइलोफाइलिन दिया जाता है। एडिटिव मीन्स एडिशन 1 + 1, एक इफेक्ट नहीं दे पा रहा है इसलिए दूसरा उसके साथ कंबाइन होके प्रिस्क्राइब किया जाता है। से सिनर्जिज्म ये इफेक्ट कैसा है, जैसे कि एक फ्रेंड है, सपोज आपका एक फ्रेंड है, वो एक्चुअली वो रियल में बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, टैलेंट नहीं दिखा पा रहा है, तो दूसरा फ्रेंड्स उसको मोटिवेट करता है कि नहीं तू टैलेंटेड है, तू कर पाएगा, तो उसे बूस्ट करता है और फिर उसका वो टैलेंट दिखाता है। ये एग्जाम्पल है सिनर्जिज्म का। जब वन ड्रग एक्चुअल उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वही है बट वो इफेक्ट नहीं दे पा रहा, इसीलिए फर्स्ट ड्रग का इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए दूसरा ड्रग्स उसके साथ दिया जाता है। When from one drug is difficult to get a pharmacological effect, then the second drug is administered with first drug to increase their effect. पहले ड्रग्स का इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए दूसरे ड्रग्स दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोकेन एंड एड्रेनलिन कॉम्बिनेशन। प्रोकेन के साथ एड्रेनलिन दे लिया तो प्रोकेन का इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। एंटागोनिज्म, एंटा मीन्स अपोजिट। एक ड्रग का इफेक्ट दूसरा ड्रग्स की वजह से कम हो जाता है, अपोज कहते हैं। एक ड्रग्स जो है दूसरे ड्रग को इफेक्ट अपोज करते हैं, अपोजिट करते हैं, इसीलिए उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन इन पॉइजनिंग। हमें पता है कि स्नेक्स पॉइजनिंग में हमें बोलते हैं कि स्नेक्स पॉइजनिंग में स्नेक का ही पॉइजन दिया जाता है, वैसे ही ये बिकॉज ऑफ एंटागोनिज्म इफेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड पॉइजनिंग में दिया जाता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है अल्कलाइन इन नेचर है, और जो हमें एसिड पॉइजनिंग हुआ है तो अल्कलाइन नेचर उसको एसिड नेचर को डिक्रीज कर देता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिलता है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गिवन इन द एसिड पॉइजनिंग। टॉलरेंस ये क्या है? टॉलरेट हम कैसे बोलते हैं कि कोई हमें एक बार उल्टा सीधा बोल दे तो हम टॉलरेट करते हैं, लेकिन दूसरी बार बोला तो हम नहीं टॉलरेट करते। एक बार सह लेते हैं, दूसरी बार नहीं सहते। तो ऐसे ही ड्रग्स के बारे में होता है। कोई ड्रग्स हम पहली बार ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट आता है, लेकिन वही सेम टाइम इंटरवल में कुछ कम टाइम में ही हम बार बार वही ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है। तो टॉलरेंस की वजह से जब नेक्स्ट टाइम डोज देंगे तो उसका ज्यादा डोज लगता है, तभी वो इफेक्ट दिखाता है। इस इफेक्ट को टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस ऑकर्स व्हेन अ ड्रग एडमिनिस्टर रेगुलर इन अ सेम यूजर। एक ही यूजर में हम बार बार दे रहे हैं तो सेकंड टाइम उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है, बट हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया तो उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट स्मोकर्स जो होते हैं उनमें निकोटिन का टॉलरेंस होता है। जैसे अल्कोहलिज्म बेस्ड कोई मेडिसिन होगा तो जो अल्कोहलिक पर्सन है उनको उसका टॉलरेंस होने की वजह से डोज ज्यादा लगता है। तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ टॉलरेंस। अभी आइडियोसिनक्रेसी, क्रेसी से आपको ध्यान में रखना है। आइडियोसिनक्रेसी मीन्स एलर्जी, इट्स नथिंग बट एलर्जी। क्रेजी, जब हमें एलर्जी हो जाती है तब हम क्रेजीनेस आ जाता है, इसे आपको
रिमाइंड करना है। आइडियोसिंक्रेसी मतलब एलर्जी। जो ड्रग्स है उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके अलावा और उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिस्पॉन्स है उसे आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए एलर्जी। कोई पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्पिरिन भी दिया जाए तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हिमोरेज हो जाता है। मतलब वो एक्चुअल एस्पिरिन का इफेक्ट नहीं है, बट वो उनकी एलर्जी होने की वजह से वो इफेक्ट होता है। तो इसे हम आइडियोसिंक्रेसी, क्रेसी मतलब क्रेजीनेस रिलेटेड टू एलर्जी, इसे आपको ध्यान में रखना है। टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस इफेक्ट जो है वो टॉलरेंस की जैसे होता है। जब हम मेडिसिन स्टार्टिंग को देते हैं तो रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करती है और इफेक्ट देती है, बट बार बार सेम कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिपीटेटिव डोज आप दे रहे हो तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, रिसेप्टर काम नहीं करती क्योंकि शॉर्ट इंटरवल में आप दे रहे हैं। तो इसे टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। बट दिस इफेक्ट जो है, ये जो इफेक्ट है वो हम डोज इंक्रीज करके स्टॉप नहीं कर सकते। टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस में इतना ही डिफरेंस है। टॉलरेंस में हम बार बार दे रहे हैं, इसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं किया। तो ये क्या है, एक्यूट है, मतलब ये क्या है, इनिशियल स्टेज में ही आ जाता है। टैकीफाइलैक्सिस इनिशियल स्टेज में ही टॉलरेंस आ जाता है। इफेड्रिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है। इफेड्रिन स्टार्टिंग में ही 1-2 बार वर्क करती है क्योंकि बार बार दिया जाता है इसकी वजह से, और बाद में टैकीफाइलैक्सिस तैयार हो जाते हैं। और लास्ट हमारा डिस्कशन पॉइंट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। जो फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स है, वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर जो इफेक्ट है वो भी डोज के ऊपर इफेक्ट करते हैं। यदि आप सैलिसाइलेट ले लेते हो तो सैलिसाइलेट बॉडी का हमारे टेम्परेचर कम करता है, इसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट आता है। बट हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर भी हम यदि सैलिसाइलेट ले रहे हो तो इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो इस रिलेटेड टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब जब भी आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तभी सैलिसाइलेट उसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाएगा, यदि नॉर्मल है तो नहीं दिखाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोसोलॉजी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डोजेस कैलकुलेशन के साथ। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे आपको और सारे फार्मेसी के सब्जेक्ट की वीडियो भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।